हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भैया हरियाणा जी की क्लासेस, जो कि सभी एचएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। और आज की हमारी पहली क्लास, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1756-57 इस समय पर हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। इससे पहले वह मुगलों का अधिकार था, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि 1756-57 में किसका अधिकार था हरियाणा पर। तो उस समय मराठों का अधिकार था। और उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी भाई भारत के सभी राज्यों को अपना गुलाम बना रही थी। पहले एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी भारत में, लेकिन बाद में इसने भारत को, अपने देश को गुलाम बना लिया था। तो उसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जनरल लेक को उत्तर भारत को जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जनरल लेक ने अलीगढ़, दिल्ली और भरतपुर को जीत लिया। उसके बाद वह आगरा के लासवाड़ी नामक स्थान पर पहुंचा। तो लासवाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हो गया। और उस समय मराठों के जो सेनापति थे वो थे दौलत राव सिंधिया। उसके बाद यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। तो यह है उसी युद्ध का एक अंश था, जो कि ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसमें मराठों की हार हुई थी। मराठों की हार के बाद मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि हुई, जिसे सुरजींदन की संधि कहा जाता है। और यह संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। इस संधि के तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और अंग्रेजों ने पानीपत, सोनीपत, ओडल, रेवाड़ी, नू, अथीन, तिजारा, सोना को सीधे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और हरियाणा के बाकी बचे क्षेत्र को अपने सहायक राजाओं को सौंप दिया। सहायक राजा वो थे जिन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इन क्षेत्रों को तो अपने डायरेक्ट अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और जो बाकी के जितने भी बचे क्षेत्र थे जो हरियाणा प्रदेश के अंडर में उस समय आते थे, उन सबको अपने सहायक राज्यों को सौंप दिया। उसके बाद 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यानी कि जो क्षेत्र सहायक राज्यों को दिया था वो उनसे लेकर खुद उस पर डायरेक्ट अपना शासन करने लगे 1809-10 में। तो हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ? 1809-10 में। उसके बाद 1819 में हरियाणा को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग था उत्तरी क्षेत्र, दूसरा था केंद्रीय क्षेत्र और तीसरा था दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में रोहतक, हिसार, सोनीपत और पानीपत को रखा गया। केंद्रीय क्षेत्र में केवल अकेले दिल्ली को रखा गया। और जो दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र में रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात आदि को रखा गया। उसके बाद 1833-34 के चार्टर अधिनियम के द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया। हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में कब मिलाया गया? 1833 में। कौन से चार्टर? 1833-34 चार्टर अधिनियम के तहत। और उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। उसके बाद है, और प्रशासन के लिए हरियाणा को 5 भागों में बांट दिया: दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और हिसार। और इन पांचों को नाम दे दिया गया दिल्ली डिवीजन। अब उसके बाद 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जो हरियाणा वासी थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, और जो पंजाब की रियासत थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो परिणाम स्वरूप हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया गया 1858 में, क्योंकि पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए इनसे खुश होकर हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार 1858 से लेकर 1966 यानी कि जब हरियाणा गठन हुआ उस समय तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। उसके बाद है हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग। तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले 1923 में की गई स्वामी सत्यानंद के द्वारा लाहौर से। उसके बाद 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा मांग की गई। इन्होंने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इस मांग को किया कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। और इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही। उसके बाद 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में इस मांग को दोहराया गया। फिर उसके बाद 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज अधिकारी जोफ्री कॉवर्टस ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी। उसके बाद 1932 में दीनबंधु गुप्त के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की गई।
और फिर उसके बाद 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने दिल्ली में हुई अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया, यानी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की। अब उसके बाद आज़ादी के बाद हरियाणा, तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पंजाब के जो पहले सीएम बने वो गोपीचंद भार्गव थे। उसके बाद 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई। अब तक तो भाई जो हरियाणा है उसने अलग करने की मांग उठने लग रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि सिख नेता था उन्होंने पंजाब को अलग करने की मांग उठा दी, यानी कि अब आंदोलन दोनों तरफ से प्रभावी होगा। हरियाणा को उठाने की मांग चल रही थी, अब पंजाब को अलग करने की मांग उठाई जाने लगी। तो उसके बाद 1949 में पंजाब के दूसरे सीएम बने भीम सेन सच्चर। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक फार्मूला तैयार किया जिसे सच्चर फार्मूला नाम दिया गया, और सच्चर फार्मूला को 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1949 को। उसके बाद सच्चर फार्मूले के तहत पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हिंदी भाषी क्षेत्र, दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिसार, रोहतक, गुड़गांव, जगाधरी, नारायणगढ़ और कांगड़ा आदि को शामिल किया गया, और पंजाबी क्षेत्र में शेष पंजाब को, इन सब को छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा था उसे पंजाब में शामिल किया गया। कांगड़ा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उस समय तक हिमाचल प्रदेश का भी गठन हुआ था, तो उस समय कांगड़ा को हरियाणा में मिलाने की बात ही चल रही थी। तो यह फार्मूला सफल रहा क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए, और इन आम चुनावों में हरियाणा से भी 38 विधायक चुने गए, और इन 38 विधायकों में देवीलाल भी एक थे। देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर हरियाणा और यूपी के, यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 125 विधायकों के साथ एक ज्ञापन तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को सौंप दिया और हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी। यानी कि 52 में जो चुनाव थे उनमें 38 विधायक हरियाणा के थे, जिनमें देवीलाल थे। देवीलाल ने चरण सिंह के साथ मिलकर हरियाणा और यूपी के 125 विधायकों के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन सौंप दिया। उस समय जो हमारे होम मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत, और उनको कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, लेकिन उस समय इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हमारे होम मिनिस्टर ने। तो उसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ 29 दिसंबर 1953 को। फजल अली आयोग का जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, और इस आयोग के अन्य सदस्य थे HN कुंजरू और KM पणिक्कर। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में लागू किया गया। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में, और इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में 1956 में लागू किया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, अन्य सदस्य थे HN कुंजरू और KM पणिक्कर, और इसका गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। उसके बाद भाई क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया पंजाब सरकार की सिफारिश पर। पंजाब सरकार ने सिफारिश की, राष्ट्रपति उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। तो क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1956 को। इस फार्मूले की कुछ खास बातें थी कि पंजाब को पंजाबी व हिंदी क्षेत्र में बांट दिया गया। हिंदी क्षेत्र में कौन कौन शामिल थे? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, नरवाना व जींद तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी, शिमला और कांगड़ा, ये थे हिंदी भाषी क्षेत्र। और बाकी जितना भी शेष क्षेत्र बच गया उसे पंजाब में शामिल कर दिया गया। इस फार्मूले की दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दोनों राज्यों की विधानसभाएं व गवर्नर साझे होंगे, और दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और सभी स्थानीय भाषाओं की उन्नति के लिए सहयोग का आश्वासन दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन 1956 में जो प्रताप सिंह कैरो थे वो पंजाब के सीएम बने। 1956 में प्रताप सिंह कैरो सीएम बने, और इन्होंने 1957 में हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। अब हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य रूप से लागू करते ही जो क्षेत्रीय फार्मूला था वो भंग हो गया, यानी कि उसका उल्लंघन हो गया उसकी शर्तों का। तो उल्लंघन होते ही जो
हरियाणवी क्षेत्र था, यानी कि छच्चर फार्मूला लिखते जो दो क्षेत्र बांटे गए थे, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसमें हिंदी सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा और जिसके मुख्य केंद्र थे रोहतक और हिसार। और जो पंजाबी क्षेत्र था, पंजाब में भी इस चीज़ का विरोध हुआ। और विरोध किसने किया? जनसंघ पार्टी और आर्य समाज ने इसका विरोध किया। अब उसके बाद 1960 में तारा सिंह ने पंजाब को अलग करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। अब तारा सिंह ने आंदोलन शुरू किया तो प्रताप सिंह कैरो जो उस समय सीएम थे पंजाब के, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिए इन्हें। तारा सिंह की गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व संत फतेह सिंह ने किया। 1960 में संत फतेह सिंह के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया, परंतु आमरण अनशन को तारा सिंह ने जेल से छूटने के बाद बंद करवा दिया और सामान्य आंदोलन को जारी रखा। लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और इस युद्ध के चलते इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। फिर उसके बाद भाई 1965 में संत फतेह सिंह के द्वारा फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया, लेकिन उस समय फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और इसके चलते फिर इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अब उसके बाद सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया 23 सितंबर 1965 को। और इस समिति के गठन के बाद 3 मार्च 1966 को देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति के द्वारा हरियाणा के जल्द गठन की मांग को उठाया। और इसके बाद हुकुम सिंह की समिति की सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। तो जेसी शाह आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। हुकुम सिंह समिति का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1965 को। और जेसी शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। जेसी शाह आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जेसी शाह थे और इस आयोग के अन्य सदस्य थे एस.के. दत्त और एम.एम. फिलिप। तो जो जेसी शाह आयोग था उसके अन्य सदस्य थे एस.के. दत्त, एम.एम. फिलिप और इसके अन्य सदस्य थे और अध्यक्ष इसके जेसी शाह ही थे। और 31 मई 1966 को जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 में लोकसभा सदस्यों की स्थिति का वर्णन था। अनुच्छेद 10 में विधानसभा के सदस्यों की स्थिति का वर्णन था। अनुच्छेद 21 में पंजाब व हरियाणा का हाईकोर्ट साझा होगा, इस बात का वर्णन किया गया। जेसी शाह आयोग जो समिति की उसकी रिपोर्ट थी। और अनुच्छेद 135 सब क्लोज 3 में हरियाणा में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, इस बात को बताया गया। और उसके बाद 18 सितंबर 1966 को जेसी शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को। किसकी सिफारिशों पर? जेसी शाह आयोग की सिफारिशों पर। और उसके बाद भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। तो ये थी हरियाणा के गठन की पूरी कहानी। अब हरियाणा का जो गठन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जब हरियाणा गठन हुआ तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और इनका कार्यकाल कितना था? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। अब उसके बाद है हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर भारती थे और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक था। अब उसके बाद जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे और इन 7 जिलों को याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर। घर जेके में, यानी कि घर जम्मू कश्मीर में, ये इन 7 जिलों को याद करने की ट्रिक है। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और मे से महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। उसके बाद गठन के समय सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर हिसार था, जिसका क्षेत्रफल 13,891 किलोमीटर स्क्वायर था। और गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद जिला था, जिसका क्षेत्रफल 2712 किलोमीटर स्क्वायर था। और जींद जिला एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा का जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी नया जिला टूटकर नहीं बना है। उसके बाद है भाई हरियाणा पंजाब से
22.18% भाग लेकर अलग हुआ था। यानी कि जब पंजाब से अलग हुआ हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय पंजाब से 35.18% भाग लेकर अलग हुआ था। बाकी का जो हिस्सा है 64.82% वो शेष पंजाब के पास रह गया। उसके बाद है हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व। तो हरियाणा की कुल संसदीय सीट 15 हैं, जिसमें लोकसभा की सीट 10 हैं और राज्यसभा की 5 सीटें। यानी कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। और संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनते, तो टोटल संसदीय सीट कितनी होगी? तो इन दोनों को मिलाकर 15। लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय लोकसभा की सीटें तो 9 थी और राज्यसभा की सीटें, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, राज्यसभा की सीटें 4 थी। गठन के समय राज्यसभा की सीटें 4 थी और लोकसभा की सीटें 9 थी। उसके बाद गठन के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54 थी, जिनमें से आरक्षित 10। और 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 कर दी गई। अगले 81 कर दी गई, जिनमें से आरक्षित 15 सीटें थी। और 1977 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 कर दी गई, जिनमें से 17 आरक्षित सीट हैं। और हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा लोहारू भिवानी है क्षेत्रफल के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा बल्लभगढ़ फरीदाबाद है। सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र ये रतिया फतेहाबाद है। जो 17 आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से सबसे बड़ा रतिया फतेहाबाद है। उसके बाद सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र खरखोदा सोनीपत है। शहरी मतदाताओं के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद है। शहरी मतदाताओं के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में पंचकुला है। और ग्रामीण मतदाताओं के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर गुरुग्राम है। और ग्रामीण मतदाताओं के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र नारनौल महेंद्रगढ़ है। और जो वर्तमान में हरियाणा में 90 जो सीटें हैं उनमें से 17 आरक्षित सीट हैं और 5 ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 22 में से 17 जिलों में आरक्षित सीट है। और सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में है। हिसार जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है 7। और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र पंचकुला व चरखी दादरी में है। पंचकुला और चरखी दादरी में 2। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।